हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो आज स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड लेक्चर। हाँ, जो लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं वो भाई जाके से मतलब फर्स्ट लेक्चर देख के आए, तभी समझ में आएगा सेकंड लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर में से कुछ खास तो है नहीं, अगर जो नहीं देखा है वो देख सकते हैं यहाँ से भी, उस थोड़ी देर बाद जाके भी देख सकता है फर्स्ट लेक्चर। पहले देखते हैं कि मतलब आज सेकंड लेक्चर में क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गन्स के बारे में। भैया, आप तो टाइप मतलब सेल के बारे में मैंने पढ़ा दिया कि हाँ सेल क्या क्या होता है। अब ऑर्गन्स भी आते हैं ना भाई, कि कितने टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं। भैया ये तो बता दो आप, आपने तो बता दिया कि सेल कितने, सेल क्या थे, डिस्कवरी किसने किया था, सेल का थ्योरी बता दिया। अब ऑर्गन्स के बारे में भी तो बताओ। ठीक है भाई, बता रहे हैं ऑर्गन्स के बारे में आपको हम लोग आज। दो टाइप के ऑर्गन्स होते हैं भाई। चलो ठीक है। अब कुछ होंगे जो बहुत ज्यादा अपने आप को टैलेंटेड समझे, भैया हमको आता है। दो टाइप के ऑर्गेनिज्म एक होते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, चलो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर। अब कुछ और टैलेंटेड होंगे वो बता देंगे भैया मल्टी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे सिंगल सेल्स के बने होते हैं। ठीक है भैया। और कुछ होते हैं और टैलेंटेड, वो आ जाएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भैया कि हाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे मल्टी सेल से बने होते हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। इतना तो भाई अब तुम्हें भी आ रहा है। चलो ठीक है, हम कुछ और बताते हैं ना भाई, बात इतना से काम थोड़ी चलेगा। जाहिर सी बात है, तुम्हें कुछ और जानना पड़ेगा भाई, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। चलो देखते हैं किस बेस के हिसाब से हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल के हिसाब से भाई हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट किया और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिफरेंशिएट करिए। ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप। नंबर ऑफ सेल के हिसाब से दो टाइप के हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारे यूनिसेलुलर हो गए, दूसरा हमारे मल्टी सेलुलर हो गए। भैया इतना तो मैं पता चल गया, चलिए भैया आगे बताइए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता क्या है भैया? अब बता तो दिया, हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और हाँ, इतना याद रखना, अब हम तुम्हें डिटेल में बताएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता क्या है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल होता है, और वो भाई सिंगल सेल होल लाइफ, मतलब वो पूरी अपनी जिंदगी परफॉर्म कर सके। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब जो जो उसे फंक्शन चाहिए, मतलब जैसे डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, उसके बाद मान के चलो फूड को बनाना, मतलब कुछ भी जो उसके लाइफ में जो भी एसेंशियल है, मतलब जो भी उसे जरूरत पड़ रहा है, वो सब परफॉर्म कर रहा है एक सिंगल सेल। पूरी लाइफ अपना एक सिंगल सेल में परफॉर्म कर डाला, उसे हम लोग कहते हैं क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक सिंगल सेल का बना होता है भैया जी, ठीक है। और उसके बाद से वो हमारा होल लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी वो अपनी गुजार देता है एक सिंगल सेल लाइफ के ही मतलब लाइफ से ही, और वो पूरा मतलब जो जो एसेंशियल जरूरत पड़ता है वो पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं क्या आता है यूनिसेलुलर डिफिनेशन। हाँ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भैया हमें तो पता है कि वो मल्टी सेल से बने होते हैं, इसीलिए कहते हैं उसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, इतना तो तुम्हें पता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स जो होते हैं ग्रुप होते हैं। ग्रुप होने के बाद मतलब वो बहुत सारे सेल्स ग्रुप्ड होंगे, जो जाके हमारा क्या बनेगा, वो मतलब बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलके हमारे जो बनाते हैं, मतलब मान के चलो सिमिलर सेल्स, सिमिलर सेल्स भी कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल बता दो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यही तुम कह सकते हो कि मतलब मल्टी सेल्स मिलके, बहुत सारे सेल्स मिलके हमारे जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म बनता है, जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म, अब बस अब ये तो बता दिए कि मतलब बहुत सारे डिफरेंट सेल से मिलकर बनते हैं, बट चाहे डिफरेंट सेल्स का हो, चाहे मतलब सिमिलर सेल्स का हो। बट ये तो बताओ भैया कि मतलब ये कि यही नहीं कह सकते हैं ना कि बट ये मतलब सेल्स एक जो है अगर ग्रुप होते 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 ऑर्गेनिज्म बन गए थे। एक क्राइटेरिया होता है ना, जो हमने पिछले साल में, तो पिछले मतलब क्लास में मैंने बताया ना तुम्हें, कि एक सेल होता है, एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, फिर दो सेल डिवाइड करके हमारा चार सेल, ऐसे करते 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 मतलब बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं। फिर बहुत सारे टिश्यूज मिल डिफरेंट डिफरेंट, मतलब कई सिमिलर टाइप के चाहे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलके हमारे क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। फिर ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलके हमारे क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके हमारा क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। ये बन गया हमारा एक रामलाल। लो भैया,
मतलब यहाँ पर बात ये चल रहा है कि डिफरेंट मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की यही बात हो रही है भाई। खासियत तो यही है ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल है। एक सिंगल सेल भाई पूरी अपनी जिंदगी गुजार दे रहा है एक ही सेल से अपना लाइफ, मतलब जो भी उसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सब फंक्शन परफॉर्म करके वो अपनी पूरी लाइफ अच्छे से बिता ले रहा है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या था, मतलब एक सेल से नहीं हजारों करोड़ों अनगिनत सेल से वो अपना एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसके बाद पूरा लाइफ परफॉर्म करता है, फिर उसके बाद मर जाता है। मतलब यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं कि एक हर एक मतलब ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब कोई जैसे ग्रुप ऑफ सेल है ये अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई एक ग्रुप ऑफ सेल है वो अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई एक ग्रुप ऑफ सेल है जो अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसे कहते हैं, और ये सब सारे मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर सॉरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब समझो डिफिनेशन देखो क्या लिखा है यहाँ पर। यूनिसेलुलर के बारे में देख लो क्या डिफिनेशन लिखा था। ये हमारा यूनिसेलुलर का एक्चुअली यो हमारा क्या है तुम्हारा यूनिसेलुलर का। देखो ये एक्चुअली डायग्राम बताया, मतलब यूनिसेलुलर का एग्जांपल दिया है। देखो यहाँ पर देखो ये दिया है हमारा पैरामीशियम, ये दिया है हमारा अमीबा, ये दिया है हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ये भी हमारा अमीबा है। भैया आप तो बता दिए कि ये पैरामीशियम है, ये अमीबा है, ये बैक्टीरिया है, बट ये दिखते ऐसे ही भाई, सेम ऐसे ही दिखते हैं, बट ये कार्टून फॉर्म में दिखाया है एक्चुअली। बट सेम ऐसे ही दिखते हैं। तुम्हारे पैरामीशियम में जाओगे देखोगे पूरा ऐसे मतलब सीलिया टाइप का स्ट्रक्चर पूरे बाहर निकलते हैं, और अमीबा में जाओगे तो ऐसे स्यूडोपोडिया टाइप का ऐसे बाहर निकलते हैं जो हमारा कैप्चर करते हैं फूड करने, मतलब फूड कैप्चर करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं आगे। और बैक्टीरिया में जो होता है मतलब एक थ्रेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर निकलता है जिसके ऊपर से जो जाके मतलब बैक्टीरिया को अगर किसी के ऊपर जाके बैठना है इसी थ्रेड से जाके ऐसे बैठ जाता है, उसके बाद शकिंग वकिंग जो टाइप का चाहे अपना जीन भेजे चाहे कुछ भी भेजे वो ऐसे टाइप का बैक्टीरिया बनता है। तो ये हमारा आ रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब एग्जांपल देखने का। अब देखें डिफिनेशन क्या दे रहा है। डिफिनेशन ये दे रहा है कि दीज ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल्ड, मतलब क्या सिंगल सेल बता दिया ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसके होते हैं, हमारे सिंगल सेल के होते हैं। विच परफॉर्म ऑल फंक्शन, भाई वो पूरी जिंदगी में जो जो भी मतलब क्या लिखा है ऑल द फंक्शन, मतलब उसे जो जो भी जरूरत है वो पूरी अपने लाइफ में परफॉर्म, मतलब जो जो उसे नेसेसरी है, जो जो उसे एसेंशियल है, डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, खाना पचाना, मतलब जो जो उसकी जरूरत है वो एक सिंगल सेल से पूरा करना है, एक सिंगल सेल से पूरा कर रहा है। इसी उसे इसलिए कहते हैं वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जांपल देख लो। पहले आ गया हमारा अमीबा, ये रहा अमीबा का स्ट्रक्चर तुम्हें दिखा दिया, कैसा होता है, ये तो दोनों यही हम अमीबा ही है। और रहता हमारा पैरामीशियम, पैरामीशियम ये स्ट्रक्चर हो गया। और हमारे हमारे बैक्टीरिया, ये हमारा बैक्टीरिया एक सिंगल सेल, ये पूरा इसको कह दे एक सिंगल सेल से बने होते हैं, एक ही सेल है ये मत सोचना कि भाई इसमें छोटे छोटे सेल से बनते बहुत सारे सेल से बनते नहीं, एक सिंगल सेल से बना होता है। ये भी एक सिंगल सेल का ही बना है, ये भी एक सिंगल सेल का ही बना है, ये भी एक सिंगल सेल का ही बना है। बैक्टीरिया यहाँ पर चार दिखते हैं स्ट्रक्चर इसलिए बता रहा हूँ, ये भी एक सिंगल सेल का बना है, ये भी एक सिंगल सेल का बना है, ये भी एक सिंगल सेल का ही बना है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं बैक्टीरिया कहते हैं, इसे क्या कहते हैं पैरामीशियम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग अमीबा कहते हैं। मतलब यूनिसेलुलर का डेफिनेशन इतना याद रखना कि मारे क्या कहते हैं सिंगल सेल्ड, ये याद रखना। और क्या परफॉर्म ऑल द फंक्शन, मतलब वो पूरे जो जो उसे एसेंशियल है वो पूरे हमारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एग्जांपल याद रखना, तीन एग्जांपल याद रख लो बहुत है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अमीबा याद कर लो, पैरामीशियम याद कर लो, बैक्टीरिया याद कर लो, ये होगा हमारा यूनिसेलुलर कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं मल्टी सेलुलर के बारे में। मल्टी सेलुलर भैया आपने तो बता दिया कि एक सिंगल सेल से फिर मल्टी मतलब एक सिंगल सेल हमारा डिवाइड करके दो सेल बनेगा, फिर दो सेल डिवाइड करके ऐसे करते करते हमारा टिश्यू बनता है, फिर ऐसे करते करते हमारा ऑर्गन बनता है, फिर ऐसे ही करते करते हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऐसे करते हुए हम लोग पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हम बार बार ह्यूमन बना रहे हैं ताकि तुम्हें समझने के लिए, मतलब डॉग भी बन सकता है, कैट भी, कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब जो तुम्हें दिख रहा है आसपास, तुम्हें अपनी नेकेड आई से दिख रहा है ना, ह्यूमन दिख रहा है, डॉग दिख रहा है, हेन दिख रहा है, कॉक दिख रहा है, मतलब जो भी तुम्हें दिख रहा है ना वह सब हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इतना याद रखना। तुम अपनी नंगी आंखों से, मतलब नेकेड आंखों से जो भी तुम देखो, अपने घर पे तुम्हारे छोटे छोटे भाई होंगे, जानवर की तरह ही दिखते हैं, बट ठीक है चील का वो जानवर की तरह नहीं दिखते। बट हाँ जो जो दिखते हैं वो सब हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब उन सब के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, और हर एक सेल अपना अपना काम कर रहा है, जिससे मतलब अब ये भी तो देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक बहुत अच्छी बात है भाई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो एक सिंगल सेल था, वही हमारा मतलब जो उसे जरूरत था खाना बनाने का, डाइजेशन करने का, सब वो काम कर रहा था, ब्लड पंप करने का, डाइजेशन काम करने का, ऑक्सीजन उसको O2 दे पहुंचाने का, चाहे उसको मतलब कुछ भी जो भी उसे नीड पड़ रही थी वो एक सिंगल सेल परफॉर्म
काम कर रहा था। बट यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात है, यहाँ हर एक सेल अपना अपना काम बांट लिया, भैया हम ये काम करेंगे, ये सेल का ग्रुप कह रहा है कि भैया हम ये काम करेंगे, ये सेल का ग्रुप कह रहा है कि भैया हम ये काम करेंगे, ये सेल का ग्रुप हमारा कह रहा है कि भैया हम ये काम करेंगे। अब ये सेल कह दिया कि भाई हम काम करेंगे O2 को ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराएंगे, ठीक है भैया। ये हमारे हो गए आरबीसी। आरबीसी सेल जो होता है वो हमारे O2 को ब्लड में पूरा फ्लो, मतलब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराता है, जहां जिसको जरूरत, मतलब जिस सेल को O2 की जरूरत पड़ती है वो ब्लड के थ्रू पहुंचाता है उसके पास। अब ये हमारे हो गए जैसे एक, अब मान के चलो एक आरबीसी टाइप का सेल हो गया। अब यहाँ पर जैसे हो गया हमारे कार्डियक सेल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट का सेल कहते हैं। कार्डियक जहां भी शब्द आके समझ लेना कि हार्ट से रिलेटेड बात है, कार्डियक जहां भी आया तुरंत समझ लेना कि हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है, इसलिए कहते हैं, इसे हम लोग कार्डियक सेल कहते हैं। कार्डियक सेल का काम करता है भाई, वो ब्लड को पंप करने के लिए करता है भाई, को कहता है कि ब्लड को पंप करने के लिए कार्डियक सेल का काम करता है, ब्लड को पंप कराता है। अब यहाँ पर आ जाओ, एक और सेल ले लो, जैसे हमारा कार्डियक सेल हो गया, ब्लड को पंप कराता है, आरबीसी हमारा O2 को ट्रांसपोर्ट कराता है। और कोई सेल जैसे कि हमारा कुछ भी ले लो, मतलब जिसे मान लो चलो यहाँ पर मैं ले ले रहा हूँ, अच्छा छोड़ो इतना ही रहने दो, अभी तुम्हें बाद में वो तो ज्यादा हायर हो जाएगा भाई, तुम लोग समझ नहीं पाओगे, इतना समझ लो बहुत है। जैसे मान लो आरबीसी को हमारा O2 ट्रांसपोर्ट करा रहा है, कार्डियक सेल ब्लड को पंप करा रहा है, तो ये सब मतलब एक एक सेल है ना, ये डिफरेंट सेल है, ये डिफरेंट सेल है, ये अपना अलग काम कर रहा है, ये अपना अलग काम कर रहा है। और जैसे मान के चलो, जैसे कि यहाँ पर मस्कुलर सेल ले लो, मतलब कुछ मसल्स के सेल हो गए, यहाँ पर मसल्स के सेल मान लो ले लिया मैंने, जो काम कर रहा है वो मसल्स का सेल जो है ना, एक्चुअली वो क्या क्या कर रहा है, मतलब तुम्हारा मसल को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मतलब उसे एटीपी दे रहा है, जरूरत भाई तुम्हारा मसल्स का भी जब जरूरत पड़ती है, कुछ सामान उठा रहे हो, मतलब तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो मसल सेल्स वहां पर भाई उसको मतलब एनर्जी की जरूरत है, वो हमारा एटीपी प्रोड्यूस कर, मतलब वहां के सेल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ना वो बहुत तगड़ा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है कि वो सेल्स को एटीपी देता है, जिससे सेल्स स्ट्रांग होता है। तो यहाँ का मसल्स जो सेल होते हैं, यहाँ के सेल्स के पास समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, मतलब बहुत सारे सेल्स होंगे यहाँ पर, मतलब बहुत सारे सेल्स होंगे जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भरपूर होंगे, जो भरपूर तुम्हारा एटीपी बनाएगा, इसीलिए कहते हैं मसल सेल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है भाई, मसल तुम्हारा इसीलिए काम आता है। तो यहाँ पर यह बात होगी कि आरबीसी ने O2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर दिया, कार्डियक सेल ने ब्लड को पंप करने के लिए हेल्प कर दिया, मसल सेल ने मतलब एटीपी बना दी जो एनर्जी को मतलब बनाने में काम कर रहा है। तो यहाँ पर यह बात चल रही है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो हो रहा है भैया, कि वो हमारा पूरा एक अलग ही परफॉर्म कर रहा है, मतलब वहां का अलग अलग सेल, वहां पर यूनिसेलुलर में तो एक ही सेल सब सारे काम कर रहा था, बट मल्टी सेलुलर में आरबीसी अलग काम कर रहा है, कार्डियक सेल अलग काम कर रहा है, मसल सेल्स हमारा अलग काम कर रहा है। तो इसीलिए कहते हैं किसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक सेल ये हो गया, दो सेल ये हो गया, तीन सेल ये हो गया, चार सेल, मतलब ये सारे सेल मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, जब हमारा पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार होगा, इसी को तो कहते हैं ये हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है भाई। तभी तो कहेंगे जब हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और वो सारे अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट सेल अपना अपना काम करेंगे, और वो काम करने के बाद एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? अब डेफिनेशन में देख लेते हैं, एक लिखा था यहाँ पर, देखो क्या लिखा है, मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म, बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलकर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मतलब ये बोला ना कि आरबीसी O2 को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, देखो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन लिखा है ना, क्या लिखा है, डिफरेंट फंक्शन लिखा है ना। आरबीसी हमारा O2 को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कार्डियक सेल हमारा ब्लड को पंप कर रहा है, मसल सेल्स हमारा एटीपी की जरूरत है वो हमारा एटीपी बना रहा है। तो ये डिफरेंट फंक्शन, एक फंक्शन हो गया हमारा ये, एक फंक्शन हो गया हमारा ए, एक फंक्शन हो गया हमारा ए, मतलब डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इन द बॉडी कहते हैं, मतलब तुम्हारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है एक ग्रुप ऑफ सेल, समझे, एक ग्रुप ऑफ मतलब मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर, बहुत सारे सेल्स ग्रुप करके टुगेदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इन तुम्हारे बॉडी के अंदर, एंड आल्सो फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट। भाई ये तो भी इंपॉर्टेंट है कि मतलब ये तो मुझे पता चल गया कि एक ग्रुप ऑफ सेल एक अलग काम कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ सेल एक अपना अलग काम कर रहा है, एक ग्रुप ऑफ सेल अपना अलग काम कर रहा है, बट बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके, भाई मैंने बताया था ना कि एक सेल्स, दो सेल्स, तीन सेल्स मिलके हमारा क्या करते हैं, मतलब एक सेल से हमारा क्या बनेगा, हमारा सेल्स, देखिए एक सेकंड यार, क्यों एक्चुअली, हाँ देखो, ये हमारा सेल से, एक सेल से हमारा दो सेल बना, दो सेल से हमारे कई सारे सेल बने, जिसमें हम लोग टिश्यू कहे, टिश्यू से हमारा क्या बना, ऑर्गन बना, बहुत सारे टिश्यू से हमारा क्या मिलकर बना, हमारा ऑर्गन बना,
बहुत सारे सेल से हमारा बहुत सारे सेल से मिलके हमारा क्या बनता है? टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू से मिलके हमारा क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। अब यही तो बात तुम्हें चटक जानी चाहिए कि भैया ये देखो क्या लिखा है, क्या आल्सो फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट क्या होता है? बॉडी पार्ट को ही तो ऑर्गन कहते हैं भाई। बॉडी पार्ट को ही हम लोग ऑर्गन कहते हैं। मतलब भैया यहाँ पर भी ऑर्गन आपने बताया, और वो ऑर्गन हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। कई सारे टिश्यूज से मिलके हमारे एक ऑर्गन बने होते हैं। मतलब तुम ये कह सकते हो कि भैया मतलब समझ में आ गया कि मतलब सेल कैसे बनते हैं। मतलब ये भी ग्रुप ऑफ सेल यहाँ पर लिखा है। ग्रुप ऑफ सेल से हमारा एक तो ये समझ में आ गया कि वो अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और ग्रुप कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके हमारे ऑर्गन भी बनाते हैं। भाई ये भी तो समझ में आ गया तुम्हें? हाँ भैया ये भी समझ में आ गया कि मतलब कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स ये होते हैं कि जो हमारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे O2 को ट्रांसपोर्ट करता है, कोई ब्लड को पंप करता है, किसी को एटीपी की जरूरत है वो एटीपी बनाता है। और कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके ऑर्गन्स भी बनाते हैं। जैसे ऑर्गन्स में क्या हो जाएगा? हमारा किडनी हो गया। किडनी हो गया जो काम करता है यूरिन को फिल्ट्रेशन में काम आता है। यूरिन की फिल्ट्रेशन में काम आता है भैया जी। जैसे एक और ऑर्गन समझ लो, तुम्हारा किडनी हो गया, दूसरा हमारा तुम समझ लो हार्ट हो गया। चलो ठीक है। हार्ट किस में काम कर रहा है? ब्लड को पंप करने में काम कर रहा है भाई, ब्लड को पंप करने में। ये भी समझ में आ गया ना कि पहला ऑर्गन, मतलब ये तो समझ में आ गया कि सेल्स ग्रुप बन के हमारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बट कई सारे सेल्स ग्रुप बन के हमारे ऑर्गन बना दिए। अब वो ऑर्गन भाई जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया। अब किडनी का काम कर रहा है यूरिन फिल्ट्रेशन में काम कर रहा है, हार्ट का काम कर रहा है ब्लड पंप का काम कर रहा है। मतलब यहाँ एक फंक्शन, ये तुम्हारे फंक्शन दिख गया। यूरिन फिल्ट्रेशन ये फंक्शन हो गया, ब्लड पंप ये भी फंक्शन हो गया, और किडनी हार्ट ये तुम्हारा ऑर्गन हो गया। और ये किडनी हार्ट ऑर्गन कैसे मिलकर बने? सेल के ग्रुप से बने हैं। सेल के ग्रुप से बने, और ये हमारा फंक्शन हो गया। देखो सेल ग्रुप मिला, सेल ग्रुप मिला तो हमारा ऑर्गन बन गया। ठीक है भैया, ऑर्गन सेल ग्रुप मिला तो हमारा ऑर्गन बन गया। कौन कौन से ऑर्गन? किडनी हो गया, हार्ट हो गया। ठीक है। अब किडनी का फंक्शन क्या है? यूरिन का फिल्ट्रेशन। हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड पंप। तो ये जो यूरिन फिल्ट्रेशन ब्लड पंप, ये तो हमारा सेल ग्रुप, मान के चलो सेल ग्रुप था, ये सेल ग्रुप मिलकर हमारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसीलिए कह रहा है कि मेनी सेल ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन इन द बॉडी एंड आल्सो परफॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट। समझे आया? बस इतना समझ लो भाई, इतना बहुत। मैं तुम्हें बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ यार, इतना डिटेल में जल्दी पढ़ाते नहीं है टीचर, समझे? अब देखो तुम्हें, हाँ एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? एक सेकंड में रस कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें दिखे क्लियर से। एक तो ये काम कर रहे हैं, कभी कभी काम कर नहीं रहे। हाँ चलो, ये देखो कौन कौन से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल याद करोगे? पहला तो याद कर लोगे फंजाई जिससे, और दूसरा हमारा हो गया प्लांट्स, तीसरा हमारा क्या हो गया? एनिमल्स। एनिमल्स में तो तुम कहीं भी बाहर निकलोगे भैया, एनिमल्स में तो तुम क्लियर हो कि हाँ भाई वो 100% मल्टी सेलुलर ऑर्गन से बने होंगे। प्लांट्स में भी तुम क्लियर ही हो कि भैया वो तो 100% मल्टी सेलुलर ऑर्गन से ही बने होंगे। फंजाई भाई, फंजाइया कैसे होता है भैया? ये तो बता दो कि फंजाई क्या होता है। फंजाई जैसे याद कर लो तुम मशरूम, मशरूम का एग्जाम्पल याद कर लो, ये हमारे फंजाई में ही आता है। और मशरूम कैसा स्ट्रक्चर होता है? तुरंत मशरूम बोलते ही तुम्हें स्ट्रक्चर याद हो गया ना? हाँ, अब तुम देख के ही बता दोगे ना भाई। जो भी मतलब है ना कि जो भी तुम्हारी आंखों से दिख रहा है वो 100% वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फंजाई हो, चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हारे क्या हो गया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब तुम अगर कभी एग्जाम्पल में आ गया बुक्स में कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लिखो, आग बंद करना, जो तुम्हारे सामने आ गया कोई भी ऑर्गेनिज्म, तुम्हारा फ्रेंड ही क्यों ना आए, वो भी तुम्हारा, वो उसका भी नाम लिख देना, वो भी मल्टी सेलुलर ही ऑर्गेनिज्म में आता है। चलो अब आगे देखते हैं। ये देखो, ये हमारा एनिमल में आ गया, ये हमारा प्लांट में आ गया। ये इसे कहते हैं मशरूम, इसे कहते हैं मशरूम। जो कि हमारा क्या आता है? मशरूम किस में आता है? फंजाई में आता है, जो कि क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अब आगे देखो। और हाँ, अब मैंने बोला था ना कि ये देखो यहाँ पर देखो डिपेंड करता है। हाँ मैंने बोला था कि ये कि ब्लड वाला जो हार्ट वाला सेल होता है वो पंप में काम आता है। तो वहां की जो सेल और साइज, सेल का जो साइज होगा वो वेरी करेगा, क्योंकि उसका काम करना है पंप करना। मतलब वहां के सेल स्ट्रांग होंगे या तो बड़े होंगे, क्योंकि उन्हें पंप करना है। और हमारे जो मसल सेल्स जो होते हैं वहां के भी सेल स्ट्रांग होंगे, और वहां के एटीपी बहुत, मतलब वहां का माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसे एनर्जी की जरूरत है मसल सेल्स को। तो वहां के सेल और साइज अलग होंगे। हार्ट का सेल और साइज अलग होगी क्योंकि उन्हें पंप करना है। मसल सेल्स का साइज और सेल शेप और साइज अलग होगी, क्योंकि वहां पर उस एटीपी की नीड जरूरत है, क्योंकि उसे भाई काम करना है। और मान के चलो आरबीसी का शेप और साइज अलग होगा, क्योंकि उसे O2 ट्रांसपोर्ट करना है। मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि हर एक सेल का मतलब हर एक सेल्स का जो जरूरत है उसके हिसाब से उसका शेप है, उसका साइज। जैसे मान लो एक लेबर है,
जिसको मतलब मान के चलो 12 घंटे काम करना हो तो उसका बॉडी स्ट्रांग होगा एकदम भाई, मतलब बहुत तगड़ा फिटनेस होगा। एक होता है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर कहते हैं, जिसका काम होता है दिन भर कंप्यूटर, मतलब उसका बॉडी बिल्कुल लूज होगा, बस उसका कीपैड वाला हाथ जो है वो स्ट्रांग रहेगा क्योंकि वो टैपिंग करेगा। एक हमारा हो गया जैसे काम करने में मान के चलो, एक हो गया टीचर। अब टीचर का काम है भाई वो मतलब हल्का हल्का मतलब मूव भी करेगा, उसकी बॉडी भी हल्की स्ट्रांग रहेगी, उसकी मेंटल मतलब दिमाग भी अच्छा रहेगा क्योंकि उसको टीचिंग पढ़ाना भी है। तो वहां पर उसका अलग मतलब बॉडी का परफॉर्मेंस है। मतलब लेबर को क्या है, लेबर को एटीपी की बहुत जरूरत पड़ेगी, मतलब एनर्जी की जरूरत, क्योंकि उसको दिन भर काम करना है। कंप्यूटर सेंसर को इतना एनर्जी की जरूरत नहीं, थोड़ा सा काम करेगा, थोड़ा सा खाएगा तब भी काम करेगा क्योंकि उसको सिर्फ टाइपिंग करना है। और टीचर को क्या है, खाना भी खाना है थोड़ा थोड़ा क्योंकि थोड़ा बहुत टहलना है, खड़े होकर पढ़ाना रहता है, और दिमाग का भी काम रहेगा तो वो मतलब रिलैक्स भी काम करेगा, मतलब थोड़ा सा ही जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो हर एक क्राइटेरिया अलग है ना, लेबर का क्राइटेरिया अलग हो गया क्योंकि भाई इसको एनर्जी की ज्यादा नीड पड़ेगी, कंप्यूटर साइंस वाले को एनर्जी की कम नीड पड़ेगी, इसलिए इसका बॉडी का शेप और साइज अलग होगा, लेबर का बॉडी का शेप और साइज अलग होगा, और टीचर वाले का बॉडी का शेप और साइज अलग होगा। इसीलिए यहाँ पर बता रहा है कि सेल का भी यहाँ पर बताया है कि हार्ट सेल का शेप और साइज अलग होगा क्योंकि उसे पंप करना है। समझ में आया, हार्ट का सेल का शेप और साइज अलग होगा, उसका शेप साइज अलग होगा क्योंकि उसे पंप करना ब्लड को। मसल सेल्स का सेल और शेप साइज अलग होगा क्योंकि उसे एटीपी की जरूरत है, क्योंकि उसे मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उसे किसी भी सामान को जब तुम उठाते हो मसल से उसका परफॉर्म करता है। और हमारा आरबीसी का शेप और साइज अलग होगा क्योंकि उसे O2 सिर्फ ट्रांसपोर्ट करना, वो भी ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए यहाँ पर बता रहा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि the shape and size of shells are different according to kind of function। हाँ मैंने बताया ना, लेबर का फंक्शन अलग है, कंप्यूटर साइंस का फंक्शन अलग है, टीचर का फंक्शन अलग है, हार्ट का फंक्शन अलग है, मसल सेल्स का फंक्शन अलग है, आरबीसी का फंक्शन अलग है। इसीलिए यहाँ पर बताया अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फंक्शंस दे परफॉर्म्स देयर डिवीजन ऑफ लेबर इन सेल्स, मतलब सबका काम बांट दिया गया है, हर एक सेल्स का काम बांट दिया गया। ब्लड वाले सेल्स को कहा गया भैया तुम ब्लड पंप करो, हार्ट वाले मतलब आरबीसी वाले सेल्स को कहा गया भैया सिर्फ तुम ट्रांसपोर्ट का काम करो O2 का। और उसके बाद फिर मसल सेल्स को कर दिया गया भाई तुम सिर्फ जितना एटीपी बना सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ, ताकि वहां पर तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इतना कम्प्लेक्स होता है भाई। देखो हर चीज में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना बढ़िया बढ़िया परफॉर्म कम कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ईच सेल्स हैज सर्टेन काइंड ऑफ सेल ऑर्गन्स टू परफॉर्म डिफरेंट। हाँ मैंने बोला था ना, मैंने क्या बोला, मसल सेल्स में बोला था ना कि मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मतलब हर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बट मसल सेल्स के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा ना भाई वो बढ़िया अच्छा खासा काम करेगा क्योंकि भाई मसल्स को ज्यादा एटीपी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा परफॉर्म करेगा कि ज्यादा एटीपी बना ताकि हमारा तुम्हारा मसल्स बिल्कुल स्ट्रांग रहे। तो यहाँ पर लिखा है कि ईच सेल्स हैज सर्टेन काइंड ऑफ सेल ऑर्गन्स, मतलब हर सेल के पास कुछ ना कुछ और सेल ऑर्गन्स होंगे। मतलब सेल ऑर्गन्स क्या होते हैं भैया, सेल ऑर्गन्स ये होते हैं, देखो ये एक सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सेल ऑर्गन्स कहलाएगा तुम्हारा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उसके बाद फिर हमारा गोल्गी बॉडी हो गया, उसके बाद चाहे लाइसोसोम हो गया, ये सब हमारे सेल ऑर्गनल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम होते हैं इसीलिए कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमें तुम आगे बढ़ाएंगे भाई, इतना चिंता मत करना कि भैया ऊपर से बढ़ निकल रहे हैं। अभी आएगा सेल का स्ट्रक्चर, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आएगा, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर आएगा, बट हम तुम्हें अच्छे से बस थोड़ा थोड़ा बता दें ताकि तुम्हें पता चल जाए। और ये हो गया राइबोसोम हो गया, चाहे ये लाइसोसोम हो गया, कुछ लाइबोसोम भी होते हैं, मतलब ये सब हमारे ऑर्गन्स, ये सब हमारे सेल ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे सेल ऑर्गन्स होते हैं। टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया फॉर रेस्पिरेशन। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए हमने एक बता दिया कि मतलब सबका अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होता है। अब उसमें से मतलब सेल ऑर्गन्स के जितने भी यहाँ पर सेल ऑर्गन्स हैं सबका अलग अलग फंक्शन है। बस उसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, रेस्पिरेशन में काम होता है, एक अपना अलग से बता दिया। अब ठीक है, अब आगे देखो टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बता रहा है भैया। टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में क्या बता है। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, दो टाइप के हमारे सेल्स होते हैं। पहले तो भैया बता देंगे दो टाइप के सेल्स कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हमारा प्रोकैरियोट्स, दूसरा होता है हमारा यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, अब प्रोकैरियोट्स होते हैं पी से प्रोकैरियोट्स, पी से पुराने वाले प्रिमिटिव वाले, याद कर लेना, प्रिमिटिव वाले। पी से प्रोकैरियोट्स, पी से प्रिमिटिव वाले हमारे सेल्स होंगे, मतलब बहुत पुराने सेल्स। यूकैरियोट्स की बात करें तो ये नए टाइप ऑफ सेल्स होंगे, न्यू टाइप ऑफ सेल्स की यहाँ पर बात होगी। क्या किसकी बात होगी, न्यू टाइप ऑफ सेल्स की बात होगी, ये हमारे प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स है।
पी से मतलब ऐसे ही बस एग्जाम्पल याद करने के लिए, मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं हमारे प्रिमिटिव टाइप सेल्स होते हैं, मतलब पुराने सेल होते हैं। यूकैरियोटिक में जो नए टाइप के सेल्स होते हैं वो होते हैं। अब देखो यहाँ पर दो है, पहला आता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स आता है, दूसरा हमारा यूकैरियोटिक सेल्स आता है। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में क्या बता रहा है। प्रोकैरियोटिक्स ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं, जीज ऑर्गेन्स हैव प्रिमिटिव, मतलब है ना पुराने, प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स। भाई प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, मतलब पुराने टाइप के सेल्स होते हैं, और इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनकम्प्लीट इसलिए कहा जा रहा है कि ना तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, और ना ही उसके पास भाई मतलब सेल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, और ना ही सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ना ही न्यूक्लियस होता है। मतलब देखो ये मान लो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके पास ना ही न्यूक्लियस होगा, ना ही न्यूक्लियोलस होगा, ना ही हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, और ना ही हमारा सेल मेम्ब्रेन होगा। बहुत सी चीज, मतलब ये कुछ है ही नहीं, इसीलिए इसे कहते हैं कि हमारे प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, जिसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और दस दे कंटेन प्रोकैरियोटिक सेल्स इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब जो जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ना, दे कंटेन्स देयर बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब हर एक, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के पास, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं सब हमारे, मान के चलो प्रिमिटिव टाइप ऑफ, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना सब में पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब हम ये देखो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक स्ट्रक्चर बना दिया ताकि तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। देखो क्या लिखा है, आउटर मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है, कैप्सूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तीसरे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अच्छा न्यूक्लियोइड रीजन है, ये हमारा राइबोसोम्स है, पाइलस है, फ्लेजिला है। ये हमारे प्रोकैरियोटिक, एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन लिखा ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही होता है, एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, मैं एक्चुअली भूल गया, मुझे मतलब बस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में समझाना था, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और यहाँ पर देखो न्यूक्लियोइड रीजन है, राइबोसोम्स है, पाइलस है, उसके बाद फ्लेजिला है। ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है। समझ में आ गया ना प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते क्या नहीं होते। अभी और आगे बताएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे भाई, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, क्या होता है यूकैरियोटिक सेल में। बट इतना तुम्हें ऊपर ऊपर बता रहे हैं ताकि बस समझ में आ जाए। अब देखो हम लोग यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल होते हैं जो हमारे न्यू टाइप, मतलब एडवांस, मतलब न्यू टाइप, एडवांस एंड कंप्लीट सेल। भाई वो प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल था, ये हमारा एडवांस और कंप्लीट सेल है। इसी इसे लोग कहते हैं, हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। मतलब कंप्लीट सेल के बारे में समझ लो कि मतलब सर न्यूक्लियस पाए जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाए जाएंगे, और उसके बाद फिर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, और न्यूक्लियस भी हमारा पाए जाएंगे। मतलब ये मान के चलो तुम्हारा ये सब होंगे तभी वो हमारा कंप्लीट सेल ही कहलाएगा। मतलब दी सेल कंटेन मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियाई मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई पाया जाता है, इसे लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड अदर सेलुलर ऑर्गन्स, मतलब और सारे सेल ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। और जैसे मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गन्स नहीं होते हैं, और यहाँ पर बताया ना कि अदर टाइप ऑफ सेल ऑर्गन्स, बहुत सारे सेल ऑर्गन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, एंड आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब मान के चलो एक तो हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, और बहुत सारे अदर सेल ऑर्गन्स भी हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब आगे देखो क्या कहते हैं, ये हमारे यूकैरियोटिक सेल का एक स्ट्रक्चर बता दिया। जैसे देखो कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यहाँ पर देख रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रियोल हो गया, वेसिकल हो गया, साइटोसोल हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया। यहाँ पर देखो, हाँ एक बात बता, चलो ठीक है अभी डिफरेंशिएट करते समय बताएंगे। क्रोमेटिन हो गया, ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इससे भी हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये सब हमारे जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। गोल्गी अपैरेटस हो गया, जिसे हम लोग गोल्गी बॉडी कहते हैं, लाइसोसोम हो गया, फ्लेजिला हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सब ये सब ऑर्गन्स हमारे ये सब ऑर्गन्स हमारे यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। और बहुत इसमें ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाए जाते, वो हमें तुम्हें थोड़ा देर में बताएंगे। जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे ना पूरा डिटेल में, तब हमें बताएंगे कौन कौन सा ऑर्गन्स प्रोकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, कौन कौन सा ऑर्गन्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। बस इतना याद रख लेना, जो जो यहाँ पर बताएं ये सब हमारे यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। अब डिफरेंशिएट के बारे में दे बता ना, डिफरेंस ये तो 100% याद कर लेना भाई, इसे तो मैं स्टार टिक मार दे रहा हूँ। स्टार टिक इसलिए मार रहा हूँ कि ये तो 100%, इसे ना याद करो तो फिर बेकार है जिंदगी का भाई। अब यहाँ पर देखो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, साइज ऑफ सेल जनरली स्मॉल, प्रोकैरियोटिक्स का जो साइज ऑफ सेल होता है जनरली स्मॉल होता है। यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो साइज ऑफ सेल जनरली लार्ज, मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब यूकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है बड़ा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है स्मॉल होता है। जनरली लिखा है भाई, इसलिए याद रखना। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, बताया था ना न्यूक्लियस हमारे एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस हमारे एब्सेंट होते हैं।
इट कंटेन सिंगल राइबोसोम, यहाँ पर सिंगल राइबोसोम होते हैं, एक सिंगल राइबोसोम होती है, यहाँ कंटेन मोर देन वन, सॉरी राइबोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम मतलब यहाँ पर सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाते हैं भाई, एक क्रोमोसोम, देखो ये हमारा एक क्रोमोसोम, यहाँ पर क्या लिखा है मोर देन वन क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम पड़ा होता है, और ये क्रोमोसोम ऐसे विजिबल नहीं देखेगा भाई, एकदम साफ विजिबल नहीं देखने को मिलता है, मतलब इतना डेंस ऐसे पाया जाता है, इतना डेंस मतलब इतना डेंस रहता है पूरा ऐसे ऐसे कि बिल्कुल तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि वो क्रोमोसोम है कि नहीं। ये हमारा इस क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए पूरा लपेटा होता है, समझ लो ये पूरा डीएनए का ही स्ट्रक्चर है, पूरा ऐसे ऐसे लपेटा होता है, इसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है मोर देन वन, मोर देन वन क्या लिखा है मोर देन वन, मोर देन वन क्रोमोसोम पाया जाता है, यहाँ पर क्या होता है सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस हमारे अब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं न्यूक्लियस हमारे अब्सेंट होते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस हमारे प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस क्या था हमारा, ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक गोल सा होता है जो हमारा न्यूक्लियस कहलाता है, मतलब न्यूक्लियस हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल दिखाती है, प्रोकैरियोटिक सेल में की अगर बात करेंगे तो हमारा न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। अब यहाँ पर मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन्स आर अब्सेंट, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन्स मतलब बात के चलो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में सेल होते हैं, अब इस सेल के अंदर बहुत सारे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया बताया था तुम्हें, बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब मान के चलो जैसे राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, रफ एंडोजोम, ये हमारे यूकैरियोटिक्स में भी पाए जाते हैं, बच कुछ प्रोकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, जैसे राइबोसोम हो गया, मान के चलो एग्जांपल मैंने राइबोसोम का ले लिया जो हमारे प्रोकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, जो कि हमारा सेल ऑर्गन्स होता है। इसके अंदर जो हम एक मतलब मेम्ब्रेन, यहाँ पर क्या मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन्स आर अब्सेंट, मतलब इस और सेल ऑर्गन्स के अंदर एक मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक मतलब एक, ये चलो प्रोकैरियोटिक सेल का है एक सेल, और ये हमारा यूकैरियोटिक सा सेल है। तो इस सेल के अंदर मान लो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये भी हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा राइबोसोम हो गया, ये हमारा राइबोसोम हो गया, बट और यहाँ पर राइबोसोम हो गया। यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम के जो सेल ऑर्गन्स है उसके अंदर एक हमारा मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन्स, मतलब सेल ऑर्गन्स का एक मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है। ये सेल ऑर्गन्स है, इसके इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन्स कहते हैं। एक इस सेल ऑर्गन्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाए जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन्स कहते हैं, जो कि हमारा ईओकैरियोटिक में नहीं पाया गया, सॉरी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया गया, ईओकैरियोटिक में हमारा पाया गया है। तो क्या कहोगे यहाँ पर, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन्स आर एब्सेंट प्रोकैरियोटिक में, बट मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन्स सच एज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया था हमारा बताया था ना ईओकैरियोटिक सेल के अंदर, प्लास्टिड्स भी हम लोग यूकैरियोटिक सेल के अंदर बताया था, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी हमारा यूकैरियोटिक सेल के अंदर बताया था, गोल्गी एपरेटस भी हमारा यूकैरियोटिक सेल के अंदर बताया था, लाइसोसोम भी हमारा यूकैरियोटिक सेल के अंदर बताया, पेरोक्सिसोम भी ईटीसी, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं। इन सब ये सब हमारे सेल ऑर्गन्स हैं, ये सब हमारे सेल ऑर्गन्स हैं, ये भी हमारे सेल ऑर्गन्स, 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 ये सब हमारे सेल ऑर्गन्स। मान के चलो एक और स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ तुम्हारे यहाँ पर छोटा सा यूकैरियोटिक के अंदर, और जो ये न्यूक्लियस हो रहा है, अब जो यहाँ पर सेल ऑर्गन्स हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम, इन सब के चारों तरफ हमारा मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन्स पाए जाएंगे, इन सब के चारों तरफ, इन सब के चारों तरफ, इन सब के चारों तरफ मेम्ब्रेन बॉन्ड पाए जाएंगे, इन सब के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन्स कहते हैं। कौन कौन से मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, प्लास्टिक, मतलब मान के चलो ईओकैरियोटिक सेल के अंदर जो भी हमारे मतलब सेल ऑर्गन्स होंगे वो सब चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सेल डिवीजन के बाद, सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय प्रोकैरियोटिक में जो सेल डिवीजन, प्रोकैरियोटिक एग्जांपल क्या, जैसे अमीबा बताया था ना, अमीबा बताया था ना, किसके अंदर बताया था, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल बताया था ना अमीबा। अब देखो अमीबा डिवाइस कैसे होता है, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बताया था, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे, मतलब एक बता दे रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमारा डिवीजन होता है वो फिजन होता है। फिजन कैसे होता है, ये देखिए एक सेल है, एक सेल से डिवाइड करके दो सेल बनेगा, फिर दो सेल से डिवाइड करके हमारा चार सेल बनेगा, इसी को कहते हैं फिजन। मतलब सेल डिवीजन कैसे होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक में जो सेल डिवीजन होता है हमारा फिजन के थ्रू होता है, और बडिंग के थ्रू। फिजन तो तुम समझ में, एक से डिवाइड करके दो बना, दो से डिवाइड करके चार बना, ये हमारा फिजन वाला हो गया। बट भैया बडिंग क्या होता है, बडिंग बता रहे हैं भैया, बडिंग क्या होता है, देखो ये हमारा होता है बडिंग। बडिंग जैसे होता है ना, एक सेल जैसे एक ऑर्गनस है हमारा, मान के चलो एक ऑर्गनस है, इसके एक ऐसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अब ये बर्ड टूटा, ऐसे जमीन था, ये बर्ड टूटा, बर्ड हमारे जमीन पे आया,
फिर ये ग्रोथ करके हमारा फिर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना दिया। इसे कहते हैं बर्डिंग, मतलब एक बर्ड निकला, टूटा, फिर जमीन पे गिरा, फिर वो ग्रोथ करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया, उसे कहते हैं हम लोग बर्डिंग। इसी को कहते हैं सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फ्यूजन के, फिजन के भी थ्रू होता है और बर्डिंग के थ्रू भी होता है। किसमें होता है? हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। बट यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन कैसे होता है? यूकैरियोटिक सेल में डिवीजन होता है, वो होता है माइटोसिस, मतलब माइटोटिक के थ्रू होता है, या तो मतलब मियोटिक के थ्रू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मियोटिक, मतलब माइटोसिस, मतलब माइटोसिस के थ्रू जिसे होता है ना, एक सेल से हमारा डिवाइड करके हमारा, जैसे माइटोसिस होता है, एक मेयोटिक सेल डिवीजन होता है। मतलब मेयोटिक सेल डिवीजन की अगर बात करेंगे तो इसमें हमारा क्रोमोसोम नंबर कम होगा मेयोटिक में, मेयोसिस में। बट माइटोटिक डिवीजन में अगर देखेंगे 1 से 2 देखेंगे, बट 2 से 4 देखेंगे, तो इसमें जो सेल मतलब क्रोमोसोम नंबर होता है वो सेम ही रहता है। मतलब अगर इसमें सेल नंबर, अगर मान को चलो इसमें सेल तुम्हारा 2n है, तो इसमें भी 2n रहेगा, इसमें भी 2n रहेगा, इसमें भी 2n रहेगा, इसमें भी 2n रहेगा, इसमें भी 2n, माइटोटिक में। बट मियोटिक डिवीजन जिसे हम लोग मियोसिस कहते हैं, इसमें जैसे मान लो एक सेल है जो तुम्हारा हमारा 2n है, मतलब डीएनए का कंटेंट बता रहा हूँ 2n है, तो इसमें जब आके जाओगे तो वो हमारा 2n से हो जाएगा n, फिर ऐसे ही हमारा n ही कंटिन्यूस, मतलब ऐसे रहेगा। ये हमारा बता रहा है कि मतलब सेल डिवीजन, ये हमारा एक्चुअली हायर क्लासेस का है भाई। ये माइटोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन है, तुम्हें थोड़ा सा आगे जब जाओगे ना तब डिटेल तुम्हें समझाया जाएगा। अभी नेक्स्ट क्लास में हम तुम्हें समझाएंगे और अच्छे से समझाएंगे कि माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, मियोटिक डिवीजन क्या होता है, और अच्छे से डिटेल से समझाएंगे। बट इतना तुम्हें समझ में आ गया ना, ये डिफरेंस तो 100% याद करें ना, ये तो 100% रखना है। पहला तो हमारा सेल का साइज स्मॉल होता है, लार्ज होता है, न्यूक्लियस हमारा इसमें एब्सेंट होता है, इसमें सॉरी न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसका सिंगल क्रोमोसोम होता है हमारा, मोर देन वन क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट। इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन्स एब्सेंट, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट। इसमें सेल डिवीजन होता है हमारा फिजन के थ्रू और बर्डिंग के थ्रू, इसमें सेल डिवीजन होता है या तो माइटोटिक के थ्रू या तो मियोटिक के थ्रू। इतना 100% याद रख के लेना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या बात है। तो बस आज यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो भाई इतना समझ में आ गया ना कि आज तुमने मतलब क्या क्या पढ़ा? तुमने पढ़ा कि हमारा 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 पढ़ा टाइप ऑफ ऑर्गेन्स के बारे में। टाइप ऑफ ऑर्गेन्स की बात है, पहले हमारा पढ़ा प्रोकैरियोटिक, मतलब यूनिसेलुलर पढ़ा, और हमारा पढ़ा मल्टी सेलुलर। उसके बाद फिर पढ़ा हमारा प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, फिर यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमारा पढ़ा। दो टाइप के बाद बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है भाई। इतना डिटेल में भाई टीचर नहीं पढ़ाएंगे जितना डिटेल में मैंने पढ़ा दिया, बस इतना याद नहीं। और लास्ट जो स्लाइड था डिफरेंशिएट, वो तो 100% रट लेना, इतना मैं बता रहा हूँ। चलो तब, और जो लोग आज का लेक्चर, मतलब जो पिछले से लेक्चर नहीं देखे हैं, वो जाए इसके बाद तुरंत पिछला लेक्चर देखें, और लाइक करें, सब्सक्राइब जो करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलो तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।